हेलो कक्षा 5वीं के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, चलिए गुड। सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए। तो आज हम करेंगे अध्याय 7 बच्चों। ठीक है, अध्याय 7 हम आज करेंगे और ये है आपका अध्याय का नाम बालक का स्वप्न। सही बच्चे अपना पेज नंबर 34 निकाल लीजिए फटाफट से, वहाँ पर ही है आपका ये अध्याय शुरू। ठीक है, तो क्या है अध्याय का नाम? बालक का स्वप्न। क्या समझ में आया आपको इससे? बालक यानी बच्चा, लड़का, उसका स्वप्न, स्वप्न यानी सपना। ठीक है, ड्रीम जो आप है, जो हमें आते हैं अक्सर, हम सोते हैं जब, तो वही है। और एक बालक के बारे में बात की गई है कि बालक का सपना। तो क्या होगा इसमें, चलिए देखते हैं पढ़ के। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। ठीक है, ठीक है। और सेठ किसको कहते हैं बच्चों? सेठ वो लोग जो धनी लोग होते हैं और जो बिजनेस करते हैं, या फिर तो इस तरह के लोग जो जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, उनको सेठ कहा जाता है। तो एक सेठ था, उनके वहाँ एक लड़का जो है वो नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा। रात्रि यानी रात, एक रात वो सपने में, स्वप्न यानी सपना, सपने में चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। अब ये आवाज जो है उसके सेठ ने भी सुनी थी। क्या बोला था उसने स्वप्न में चिल्लाकर? अहो मेरा भाग्य। मतलब उसने स्वप्न में जब वो देख रहा था सपना, तो उसने ये चिल्ला के कहा था कि मेरी किस्मत, मेरा भाग्य यानी मेरी किस्मत, ओहो मेरी किस्मत। और जब ये सेठ ने सुना तो सेठ ने उससे पूछा, भाई तू चिल्ला क्यों रहा था? ठीक है, तो लड़के ने बोला कि नहीं, कुछ खास बात नहीं है। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी। पुनः पूछना यानी पुनः का क्या अर्थ होता है? दोबारा। पुनः पूछी, पर वह टाल गया। जब उसने, सेठ ने दोबारा से पूछी लड़के से, तब भी उसने टाल दिया। टाल दिया यानी नहीं बताया, उस बात को बदल दिया, कुछ और बात। हम किसी बात का जवाब ना देकर किसी और बात में लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? टालना कहते हैं। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। ठीक है, और उस दिन, जिस दिन की ये बात हुई थी, उस दिन से वो बालक जो था वो छिपकर पढ़ने लगा, यानी कि पढ़ाई करने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रहे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, सेठ ने कहा मुझे सपने की बात बता। वो उत्सुक हो रहा था जानने के लिए कि भाई क्या हुआ था ऐसा, और वो बता नहीं रहा था। तो उसने इस बात पर गुस्सा होकर क्या कहा कि या तो तू मुझे क्या सपना आया था वो बता दे, नहीं तो फिर तू काम करना ही बंद कर दे मेरे यहाँ। ठीक है, लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। अब जो लड़का था उसने क्या किया, वो चतुर था। चतुर था यानी कि वो चालाक था, वो हम बोलते हैं ना ये तो बड़ा स्मार्ट है, इसके पास तो हर चीज़ का जवाब रहता है। तो वो मतलब चतुर था पढ़ने में, वो एक चतुर इंसान था। उसने नौकरी छोड़ दी। जब सेठ ने उससे बोला ना कि या तो सपना बता दे या तो फिर नौकरी छोड़ दे, तो उसने नौकरी छोड़ दी। उसने पढ़ाई चालू रखी और उसने पढ़ना जो है अपना वो चालू रखा, उसने उसे छोड़ा नहीं। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। अब जिस गांव में वो था, वहाँ गांव में एक जमींदार, जमींदार कौन होते हैं बच्चों? जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है और जो है उस ज़मीन के मालिक होते हैं, जो उनको ज़मींदार कहते हैं। तो गांव के ज़मींदार के यहाँ नौकरी मिल गई उसे दोबारा से। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। अब क्या हुआ देखिए, अब भाई एक ही गांव है, तो सेठ जो है किसी वजह से आया होगा। तो सेठ वहां जमींदार के वहां पर क्या करने आया था? कपड़े लेकर आया था। तो जब वो कपड़े लेकर आया तो उसने अपने, जो उसके पास पहले नौकर था, लड़का जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, उस लड़के को वहां देखा और उसने फिर क्या किया, उसने जमींदार को वो बात बता दी कि इसको एक दिन एक सपना आया था, उसने सपने में ये ऐसे ऐसे चिल्ला रहा था वो, और फिर उसके बाद मैंने इसको कहा कि नौकरी के बारे में कि नौकरी छोड़ दे या तो मुझे सपना बता दे, तो इसने नहीं बताया। तो वो पूरी बात उसने जमींदार को बता दी सेठ ने। उसके बाद क्या हुआ, इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के
या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। अब जमींदार ने भी वही बात बोली जैसे सेठ ने बोली थी कि तू या तो मुझे अपना सपना बता दे, तुझे क्या सपना आया था, या फिर मैं तुझे नौकरी से हटा दूंगा, अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। अब वो लड़का जो था उसने जो सोचा था, जो उसको धुन लगी थी, धुन क्या होता है बच्चों, किसी चीज़, कोई चीज़ हम करना चाह रहे हैं और उस चीज़ की हमें ऐसी धुन लग जाए, मतलब ऐसा हो जाए कि हमें ये करना ही करना है और हम वो सारी चीज़ें करें जिसकी वजह से वो पूरा हो जाए, तो उसको धुन लगना कहते हैं। एक होता है ना कि हमने एक सोचा है कि हम ये काम करेंगे और हम उसे धीरे धीरे आराम आराम से कर रहे होते हैं और जैसे जैसे हमें लगता है हो जाएगा, तो लेकिन एक चीज़ जिसके पीछे ही हम पड़ जाते हैं कि नहीं ये तो हमें करना ही करना है और करके रहना है, तो उसको कहते हैं धुन लग जाना। तो वो लड़का जो है वो धुन का पक्का था, उसको किस चीज़ की धुन लगी थी, पढ़ने की, और वो दृढ़ निश्चय भी था। उसने जो निश्चय, दृढ़ निश्चय यानी हमने जो सोचा है करने का उसको हम करके ही रहेंगे, ये होता है दृढ़ निश्चय। उसने कुछ ना बताया और नौकरी से अलग हो गया। अब उसने जमींदार को भी नहीं बताया कि क्या सपना आया था और नौकरी छोड़ दी। उसने अपना अध्ययन चालू रखा, अध्ययन चालू रखा यानी अध्ययन यानी पढ़ना, पढ़ना उसने जारी रखा, चालू रखा यानी जारी रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अब जो है उसने अपनी समझदारी से, सूझबूझ यानी समझदारी से क्या किया, राजा के यहाँ पर वो नौकरी करने लगा। जो गांव का राजा था, वहाँ उस जगह का राज्य का राजा था, उसके वहाँ वो नौकरी करने लगा। और फिर धीरे धीरे उसने उन्नति की, यानी कि वो आगे बढ़ा धीरे धीरे, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, पहले तो वो साधारण सी नौकरी करता था, अब वो आगे बढ़ते बढ़ते क्या करने लगा, वो राजा का मंत्री बन गया। ठीक है। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। अब अकस्मात, अचानक, अकस्मात यानी अचानक एक दिन राजा के वहाँ कौन पहुंचा, वो जमींदार जिसके वहाँ सेठ के यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद दोबारा नौकरी कौन करने लगा था, लड़का, जमींदार। वो जमींदार की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ से उसने नौकरी छोड़ दी थी और फिर वो राजा के यहाँ लगा था, कौन, लड़का। तो जमींदार वहाँ आ गया, उसने राजा को भी वही बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था, कि सपना आया था और इसने बताया नहीं। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री वही लड़का जिसको सपना आया था, तो राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी आपने बहुत दिनों पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था, आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है। अब मंत्री की बात, अब जो है जमींदार की बात सुनने के बाद राजा को भी लगा कि वो सपना भाई ऐसा क्या था कि इसने नौकरी छोड़ दी और मुझे नहीं बताया और किसी को नहीं बताया। तो राजा ने भी मंत्री को पूछा कि भाई तुम बताओ, मंत्री यानी उसी लड़के को जिसको सपना आया था, कि तुम मुझे या तो सपना बता दो या फिर दंड के लिए तैयार रहो। दंड यानी कि सजा के लिए, अगर तुम राजा, भाई राजा जो है अगर उनकी बात नहीं मानता कोई प्रजा में से, तो वो दंड देते हैं ना, यानी कि सजा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं तो सजा दूंगा। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल ना कर सका। अब क्या हुआ, जब मंत्री से सपना पूछा राजा ने, यानी उस लड़के से जिसको सपना आया था, तो उसने बताने से इनकार कर दिया। अब इस बात पर क्या हुआ, राजा को गुस्सा आ गया और वो नाराज होकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड़के को जो है कैद खाने में, जो कि अब उनका मंत्री है, उसको कैद खाने में डाल दिया, यानी कि उसको सजा दी कि उसे जेल में भेज दिया। और फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि उनके दूसरा राजा, पड़ोसी राजा, मतलब दूसरे जगह से जो एक राजा था, वो इस राजा पर जिसने मंत्री को कैद खाने में डाल दिया था, इनके ऊपर क्या करने की सोची, चढ़ाई करने की, यानी कि जो है उनसे युद्ध करके अपना कब्जा करने की सोची। तो जो है दूसरे राजा ने क्या किया, अपनी सेना भी इनकी सीमा के पास लगा दी और अपने और क्या करा कि जिसके ऊपर चढ़ाई करने वाले थे, यानी कि जिस राजा ने लड़के को कैद खाने में डाल दिया था, वो कितना बुद्धिमान है, उसके मंत्री कितने बुद्धिमान है, ये जानने के लिए दूसरे राजा ने उनके पास अपने क्या भेजा, उन्होंने उन 2 घोड़ियां भेजी। ठीक है, घोड़े का जो स्त्रीलिंग होती है उसको भेजा, यानी कि घोड़ियों को भेजा और ये पूछवाया कि इनमें से माँ कौन है और बेटी कौन है, ये बताओ। 2 घोड़ी में से माँ कौन सी वाली है और बेटी कौन सी वाली है, वो बताना है। तो अब क्या है कि सभी लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई भी ये बता नहीं पाया।
राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है? दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। ठीक है। अब राजा का जो नौकर था एक, वो मंत्री को रोज खाना देने जाता था। अब बच्चों जो कैद में होते हैं उनको ये नहीं है कि कैद करने के बाद उन्हें खाना नहीं दिया जाता, उन्हें खाना तो दिया जाता है। तो राजा जो है, जो मंत्री, जो लड़का जिसको सपना आया था, उसको खाना तो दिलवाता ही था रोज। तो जो खाना देने आता था उसको, उसने ये सारी बात उसको बताई मंत्री को कि भाई ऐसा ऐसा है कि हमारे यहाँ पर एक राजा जो है वो चढ़ाई कर रहा है और उसने जो 2 घोड़े भेजे हैं और बोला है कि इन घोड़ियों में से बताओ कौन माँ है और कौन बेटी है। तो भाई वो जो बुद्धिमान था मंत्री, उसने बता दिया कि नदी के पास ले जाओ और जो नदी में पहले जाए वो माँ है और जो बाद में जाए वो बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा राजा जो है वो, उसने सिर्फ एक ही प्रश्न नहीं पूछा, और भी कई इस तरह के प्रश्न पूछे जिसको सभी प्रश्नों को जिन जवाब का जो है हल कर दिया उस मंत्री ने, जिसको अभी कैद में डाला हुआ था। अब जो है राजा को लगा कि भाई जो दूसरा राजा है उसको लगा कि नहीं, ये तो हम तो इससे नहीं जीत सकते, इसलिए उसने जो है वापस अपनी सेना बुला ली और उसने युद्ध नहीं किया। और साथ में ये भी कहा कि जिसने भी इन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे उससे मैं अपनी बेटी का विवाह यानी कि शादी करवाना चाहता हूँ। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति दी। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो समाचार है कि दूसरा राजा जो है अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कराना चाहता है जिसने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे, ये सुनकर सभी लोग जो है वो बहुत जो है हैरान से हो गए। और फिर जो है इस बात की वजह से जो है उस मंत्री की प्रशंसा भी होने लगी। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे कि भाई इतना बुद्धिमान है, ऐसे ऐसे, है ना। तो इस बात की वजह से राजा ने, जिसने उसको बंदी बना रखा था, उसने अपने मंत्री को मुक्त कर दिया। और जो है पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया उसके साथ, मंत्री के साथ, वही बालक जिसको सपना आया था, और साथ ही उसको अपना आधा राज्य भी दिया। ठीक है। और अपने दामाद होने के नाते उसने अपना आधा राज्य भी उसको दे दिया। और साथ ही जिस राजा का वो मंत्री था बालक, उसने भी उस जो लड़के का राजा था उसने भी उसे बहुत सारा धन दिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ, सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहां उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। अब चारों व्यक्ति कौन है? जो उसने किसको किसको बुलाया था? उसने राजा को, ठीक है, और जमींदार को और सेठ को। राजा, दूसरे वाले राजा को भी, जिसकी कन्या से विवाह हुआ था उस राजा को भी, और जो उनका अपना राजा था मंत्री का उस राजा को भी, और सेठ और जमींदार जिनके वहां पहले वो लड़का काम करता था जो अब मंत्री है, उनको भी इसने बुलाया। और जो है जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि भाई वो तो बड़े आलीशान जो है तरीके से रहता है अब, और सुसज्जित कक्ष, यानी कि कक्ष, ऐसा कक्ष जिसपे सारी सुख सुविधाएं मौजूद हो, वो कक्ष को हम सुसज्जित कहते हैं। सजा हुआ अच्छा सा कक्ष जो होता है उसमें वो लेटा हुआ था। ठीक है। और आसपास वो सब बैठे थे, राजा लोग दोनों और जमींदार और सेठ। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था, और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, ओहो मेरा ऐसा भाग्य। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा ना होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी, ठीक है, अब जो है इसमें भी
उतरवा देते। अब क्या है इसमें बच्चों, अब जो है अब बताया उस लड़के ने जिसने सपना देखा था, जो कि बाद में मंत्री बन गया था, उसने सबको कि मुझे सपना आया क्या था। उसने बताया कि अभी जिस तरह से मेरा इतना अच्छा भाग्य हो गया, इतनी अच्छी मेरी किस्मत हो गई है कि मैं अब जहाँ पहले मैं नौकर था, अब मैं राजाओं की तरह रहता हूँ, अब मैं एक बहुत ही जो है अच्छे से महल में रहता हूँ, मेरे बड़े ठाट बाट हो गए हैं। ऐसा ही सपना मुझे आया था और जो है तभी मैं चिल्लाया था सपने में कि मेरा कितना अच्छा भाग्य है। तो ये बात अगर मैं आपको पहले बता देता तो आप लोग जो है शायद मुझे ये सपना पूरा नहीं करने देते, और आपको जब ये बात पहले ही पता चल जाती तो आप कोशिश करते कि मेरा ये सपना पूरा ना हो। आपको शायद इस मेरी जो मुझे इतना अच्छा कुछ मिलने वाला है उस बात से हो सकता है कि आपको जो है ईर्ष्या यानी कि जलन होती है, आपको लगता कि इसे कैसे मिल जाएगा इतना सब कुछ, भी एक नौकर है, और आपको जो है लालच भी आ जाता कि इसे जो मिल रहा है वो हमें मिल जाए। तो ये सब चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आप लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, और हो सकता था कि आप मुझे मरवा ही देते, क्या पता। तो इसलिए मैंने उस समय आपको ये बात नहीं बताई अपना सपना। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा ना करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अब इस अध्याय के माध्यम पे ही हमें जो है ये अंतिम की पंक्तियां, जो लास्ट की हमारी पंक्तियां हैं, उनको बताया गया है, उनको बोला गया है कि ये सही बात है, ये सच बात है कि हमारे दिमाग में अगर कोई विचार आता है, ऐसा विचार जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा विकास हो सकता है, कुछ अच्छा हम पा सकते हैं या किसी के लिए कुछ अच्छा हम कर सकते हैं, तो उसको सब जगह बोलने से, उसकी सब जगह चर्चा करने से अच्छा है कि हम उसके लिए वो सारे कार्य करें, वो सारे काम करें जो उस बात को पूरा करने के लिए जरूरी है, सही है, चाहिए, और है ना। तो वो हमें करना चाहिए, उसके लिए हमें जुट जाना चाहिए। और कैसे काम करना चाहिए उस काम पे कि हमें अच्छे से कठोरता यानी कि ये नहीं है कि हम उस कार्य के लिए कठोर बन जाए, हमें उसको मारना पीटना है, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है कि हमें ये करना ही करना है, अपनी बात पे हम अड़ जाएंगे और लगन के साथ कार्य करें, साथ ही निष्ठा यानी कि उस काम में हम जो है पूरी तरह से मन लगा के काम करें उस काम को। तो ये सब करने जो करता है ना, वो एक दिन महान ज़रूर बनता है, व्यक्ति जो है महान बन सकता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पा सकता है, जैसे कि इस अध्याय में उस बालक के साथ हुआ जिसने सपना देखा था। तो बच्चों, इस अध्याय से आपको क्या सीखने को मिला है? इस अध्याय से आपको यही सीखने को मिला है कि आपने अगर कुछ पाना है, कोई आपने जो है आपने अपने गोल बनाया है कि हमें ये चीज़ करनी है और ये चीज़ हमें पानी है, तो उसे इधर उधर बताने से वो पूरी नहीं होगी, या किसी के साथ चर्चा करने से वो पूरी नहीं होगी। हाँ, आपको वहाँ ज़रूरत है किसी के साथ उसकी चर्चा करना, वो आपके कार्य के लिए ज़रूरी है, तब आप ज़रूर करिए। लेकिन सिर्फ बातें करने से, इसमें ये भी आपको समझाया गया है कि सिर्फ बातें करने से आपका कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, सिर्फ बातें करने से आप महान नहीं बन जाओगे, सिर्फ बातें करने से आप कुछ पा नहीं लोगे। आपको जो है वो जो आपने सोचा है, वो जो आपने करना है, उसके लिए आपको अच्छे तरीके से कार्य भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। वो सिर्फ बोलने से या बैठे रहने से नहीं होगा। आपको उस कार्य के लिए अच्छे से लगन के साथ, मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए, तो वो आप उसमें ज़रूर सफल हो जाएंगे। समझे आप बच्चों अब इस बात को? ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो है ये अध्याय जो है समाप्त होता है। इसमें आपका गृह कार्य ये है बच्चों कि आपको जितने भी शब्दार्थ दिए हैं वो आपने अपनी कॉपी में करने हैं। उनको समझाऊंगी मैं आपको अगले लेक्चर में, ठीक है, जब हम अभ्यास करेंगे। तो शब्दार्थ करने आपने कॉपी में, ठीक है। और अगर आपको अध्याय में कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अध्याय एक बार पढ़िएगा। आपको पढ़ने से, क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई कठिन शब्द ऐसे नहीं है, शब्दार्थ भी आपको दिए हैं, उनमें से भी आप देख सकते हो अगर किसी का शब्द का अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा है। साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते भी मैंने आपको जो शब्द मुझे लग रहे थे आपको शायद अर्थ ना पता हो या याद ना हो या आपके लिए कठिन हो, वो मैं आपको बताते भी जा रही थी। तो आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, वरना मैं तो समझाऊंगी ही आगे दोबारा। अब जो है बच्चों, आप सभी थोड़ा आगे दोबारा जाइए, पेज नंबर 33 पर, पेज नंबर 33 पर जाइए सभी बच्चे, ठीक है। पेज नंबर 33 पर बच्चों आपको एक जो है एक पाठ दिया है, जिसमें आपको कुछ अभ्यास नहीं करना, कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है ये पाठ। तो इसमें आपको पढ़ने के लिए कुछ दिया हुआ है, कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी, हर पाठ से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये है आपका पेज नंबर 33 पर और लिखा हुआ है कदरदानी कदर करे, ठीक है।
कदरदानी कदर करे। क्या लिखा है इसमें, चलिए पढ़ के देखते हैं। एक बार एक चित्रकार एक चित्र बनाकर राजा के पास ले गया। एक बार एक चित्रकार एक चित्र बनाकर राजा के पास ले गया। राजा ने उसे 50 रुपए दिए। तब चित्रकार ने पूछा कि महाराज, आपने चित्र की कीमत दी है या मुझे गरीब जानकर रुपये दे दिए हैं? तब राजा ने कहा कि चित्र में क्या धरा है, हमने तो तुमको गरीब जानकर ही रुपए दिए हैं। तब चित्रकार अपना चित्र लेकर वहां से चला आया। रास्ते में उसे एक गरीब आदमी मिला। उसने चित्र देखा तो वाह वाह कर उठा। उसने कहा कि इस चित्र की कीमत 10,000 रुपये भी कम है। तब चित्रकार ने पूछा कि भला ऐसी इसमें क्या बात है? तब वह बोला कि चित्र में एक गुजरी सिर पर पानी का घड़ा लिए चली जा रही है। उसके पैर में कांटा लग गया है, सो उसके दर्द से उसके नाक में बल पड़ गया है। वह दांतों से ओंठों को दबाए चित्कार करती सी चली जा रही है। पीड़ा के कारण इसके रोम रोम में बल पड़ा हुआ है। बस इसी बात पर मैं रीझ गया हूँ। चित्रदार उसकी कद्रदानी पर बहुत खुश हुआ। उस आदमी के पास सिर्फ 1 रुपया ही था। चित्रकार ने चित्र की कीमत स्वरूप ले लिया और संतुष्ट होकर चला गया। तो बच्चों, इसमें क्या बोला है आपको कि सिर्फ रुपयों से किसी चीज़ की कद्र नहीं समझी जाती। उस चीज़ में क्या है, उस चीज़ से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, उस चीज़ में आपको क्या मिल रहा है, क्या है असल में, वो सच्ची कद्र होती है। एक चित्र, अब यहाँ पे आपको चित्रकार की चित्र के रूप में आपको यहाँ पर जो है समझाया गया है। हर चीज़ की अपनी एक कद्र होती है बच्चों। चित्रकारी की क्या कद्र होती है कि देखने वाला उस चित्र के भाव को समझे, उस चित्र के द्वारा चित्रकार क्या कहना चाह रहा है। चित्रकार ने जो चित्र बनाया यानी तस्वीर बनाई है, उस तस्वीर में वो क्या हमें संदेश देना चाहता है या वो किस तरह के जो है इमोशंस उसमें दिखा रहा है, वो हमें समझ में आना चाहिए। तभी हम उस चित्र की असली कद्र कर पाएंगे। सिर्फ पैसे दे देने से हम कद्र नहीं करेंगे। इसी वजह से जो चित्रकार है उसने राजा के दिए हुए 50 रुपए में वो तस्वीर उसे नहीं दी, बल्कि एक गरीब आदमी जिसके पास सिर्फ 1 रुपया था, उसने वो 1 रुपया लेकर उसको वो तस्वीर दे दी, क्योंकि उसने, उस गरीब आदमी ने जो है उस चित्र के असली भाव को समझा, उस चित्र के असली मकसद को समझा, उस चित्र की असली चित्रकारी को समझा। तो इसीलिए इस पार्ट में आपको ये बताया गया है कि कद्रदान ही कद्र को समझे, कद्रदान ही कद्र सही तरीके से करे। तो यानी कि जो सच में किसी चीज़ की कद्र करता है, परवाह करता है, कद्र यानी परवाह करता है, वही उस चीज़ को सही तरीके से समझ सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर ये बहुत ही अच्छा पार्ट था, बहुत अच्छी चीज़ आपको इसमें पढ़ने को मिली। ये चीज़ आप घर में सभी के साथ इस कहानी को जो है साझा कीजिएगा, सभी को बताइएगा, सबसे शेयर कीजिएगा यानी। और जो है इसके अलावा हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब हम आगे का अभ्यास करेंगे अपने पाठ 7 का। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।